बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज़ नेचुरल प्रोडक्ट एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम देखेंगे कि हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे रिलेटेड है। हमारे पास ये एक अलग ही सब्जेक्ट है और मेरे पास ऑलरेडी नोट्स गिवन है, लेकिन मैंने इनको भी शॉर्ट किया है ताकि आपको आसानी हो। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं वो क्या देखेंगे, डेफिनेशन एंड यूजेस देखेंगे, फिर उसकी नेचुरल प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखेंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, वेयर डू वी फाइंड नेचुरल प्रोडक्ट्स कि कहाँ कहाँ होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। ये तो हो गई हैं हेडिंग हमारे पास, ठीक है। हम यहाँ पे यहाँ पे मैंने छोटे बहुत पॉइंट्स लिखे होते हैं सिंपल से, ये भी आप लोग देख सकते हैं कि ये आपकी आसानी के लिए हैं। यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास ये डेफिनेशन यूजेस है, ठीक है। साथ में मेरे पास ये पूरा, अगर कोई यहाँ से लेना चाहे इन्फॉर्मेशन, मीन्स कि मैंने इसी चीज़ को शॉर्ट में लिख के दिया है, ठीक है, तो भी ले सकता है, कोई मसला नहीं है। अब देखते हैं जो मैंने इनको शॉर्ट करके लिखे हैं जिन नोट्स में, मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये देखें, मेरे पास ये है नेचुरल प्रोडक्ट। हमारे पास सबसे पहले नेचुरल प्रोडक्ट की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। नेचुरल प्रोडक्ट क्या चीज़ है? ये कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरी डेफिनेशन है, अ नेचुरल प्रोडक्ट इज़ अ केमिकल कंपाउंड और सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज़ फाउंड इन नेचर। बड़ी ही सिंपल सी बात है, नेचुरल प्रोडक्ट किसे कहते हैं। अगर आप सिंपल में भी इस वर्ड का मतलब लें नेचुरल, तो हमारे पास जो कुदरती चीज़ें होती हैं, मीन्स कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से या नेचर से ली जाए। और अगर अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री या नेचुरल प्रोडक्ट इन केमिस्ट्री अगर हम पढ़ते हैं, अगर केमिस्ट्री की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें रिलेट है, ठीक है। जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो सारे तकरीबन 99% ऑर्गेनिक है हमारे पास। तो ऐसे कंपाउंड जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, या मैं कह सकती हूँ कि हमें लाइफ मीन्स के नेचर से मिलते हैं, दैट आर कॉल्ड नेचुरल प्रोडक्ट्स। और ऐसे केमिकल कंपाउंड या सब्सटेंस दैट आर प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज़ फाउंड इन नेचर। बड़ी सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे एनिमल या प्लांट भी अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके, हमने 3 व्यू लिए हैं, इसको डिवाइड किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ब्रॉडेस्ट सेंस क्या है। वो कहते हैं कि कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो भी चीज़ लाइफ से रिलेटेड है, चाहे वो पास्ट में रिलेट कर रही थी, चाहे वो प्रेजेंट में रिलेट कर रही है, वो क्या चीज़ है वो हमारे पास ब्रॉडेस्ट सेंस में आता है, ठीक है। वो नेचुरल प्रोडक्ट में हमारे पास, जैसे मैं लेट सपोज एग्जांपल लेती हूँ बायोटिक मटेरियल की, जैसे वुड सिल्क हो गया है, बायो बेस्ड मटेरियल की जैसे कॉर्न स्टार्च हो गया, बायो प्लास्टिक हो गया, या कोई बॉडी फ्लूइड वगैरह की लेती हूँ जैसे मिल्क हो गया, जैसे कोल हो गया। अब ये मेरे पास कहीं ना कहीं लाइफ से रिलेट कर रहे हैं सारी, ठीक है। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखती हूँ तो ऑर्गेनिक में यहाँ भी मैंने एक ही पॉइंट लिखा है क्योंकि सारा ये वहीं सेम था। ये एक पॉइंट भी, सॉरी, इसको जो है ना आप ना करें, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ से देख लेते हैं। अच्छा, अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करती हूँ, विद इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोलेटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय पाथवे ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। वो कहते हैं अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, हम बहुत ही सिंपल में अगर जाएँ तो हमारे पास ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो ऑब्वियसली आपका नेचुरल जो प्रोडक्ट बनेगा तो वो भी ऑर्गेनिक ही होना चाहिए। और वो कहते हैं कि वो जो अब नेचुरल प्रोडक्ट ऑर्गेनिक जो भी बनेगा वो उसके 2 तरीके होंगे, या तो वो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म से बनेगा या सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म से बनेगा। प्राइमरी और सेकेंडरी में भी हमारे पास क्या चीज़ है कि ये भी एक प्रोसेस है जो आगे हम पढ़ेंगे मेटाबोलाइट्स के। ये तो अब मतलब प्राइमरी मतलब फर्स्ट स्टेप, सेकेंडरी मतलब बहुत ज़्यादा स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी यही बात करें, द साइंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन फैक्ट हैज़ इट्स ओरिजिन इन द स्टडी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करती हूँ तो इसका भी अपना एक ओरिजिन है, अगर मैं नेचुरल प्रोडक्ट यहाँ से निकालूँ। एंड हैज़ गिवन राइज टू द फील्ड ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेयर साइंटिस्ट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन लेबोरेटरी टोटल सिंथेसिस and semi-synthetic organic chemistry where scientists modify existing natural product to improve or alter their activity। फिर इसमें भी 2 ब्रांचेज आ जाते हैं। सिंपल में लिखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास रिस्ट्रिक्ट करते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स को टू बी ऑर्गेनिक होना, ठीक है। साथ में ये भी लिखें कि जब ये हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाते हैं नेचुरल प्रोडक्ट, तो ये 2 प्रोसेस होते हैं, या सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म से या प्राइमरी मेटाबॉलिज्म से, ठीक है। फिर इनमें भी 2 टाइप है कि हमारे पास या तो वो सिंथेसाइज होते हैं टोटली या सेमी सिंथेसाइज नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं। कैसे? टोटली ये है कि आप कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट बना रहे हैं लेबॉर्ट्री में, फुली सिंथेसाइज कर रहे हैं, उसे A to Z खुद बना रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड टोटल सिंथेसिस, ठीक है। अगर आप जो है रेडी कोई नेचुरल प्रोडक्ट है और उसे मॉडिफाई कर रहे हैं
उससे थोड़ा बहुत जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ को अल्टर करें हैं, चेंज करें हैं, अपने तरीके से जो है उसे मॉडिफाई करें हैं, तो वो हमारे पास सेमी सिंथेटिक होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत मीन्स कि आपने आधा उसे सिंथेसाइज किया, आधा वो वैसे ही है, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज़ पे काम किया है, बाकी वो ठीक है। अब जो है यहाँ पे मेडिसिनियल में अगर मैं देखती हूँ तो मेडिसिनियल में मेरे पास क्या चीज़ है कि वो कहते हैं कि दी डेफिनेशन इज़ फर्दर रिस्ट्रिक्टेड टू सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। यहाँ पे फिर मेडिसिनियल में ये है कि आप जब भी मेडिसिन का कोई नेचुरल मीन्स कि आप मेडिसिनल केमिस्ट्री बनाते हैं, कोई भी मेडिसिन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो है ऑर्गेनिक मेडिसिनल केमिस्ट्री, तो आपके पास जो प्रोसेस यूज़ होगा वो प्राइमरी नहीं होगा। आपको ये समझ आ जाएगी कि यहाँ प्राइमरी क्यों नहीं होगा और सेकेंडरी क्यों होगा। आप खुद सोचें कि एक ऑलरेडी आपके पास नेचुरल प्रोडक्ट है जो प्राइमरी से बना हुआ है, ठीक है, एक स्टेप से बना हुआ है। अब उसी को अगर आप एज अ मेडिसिन के तौर पे यूज़ करें हैं या एज अ रेमेडी कहीं भी यूज़ करें हैं, तो ऑब्वियसली वो आपका सेकंड स्टेप होगा, तो वो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म में आ जाएगा। ये आपको आगे भी बात क्लियर हो जाएगी। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। अच्छा, फिर एक और वजह ये भी है कि आपके पास जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्यों है, मीन्स के मेटाबॉलिज्म क्यों करा, क्योंकि हमारे पास जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं ग्रोथ में, हमारी बॉडी फंक्शंस में, बिल्कुल जैसे हमारे पास डीएनए वगैरह हो गए, तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो ये प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में आ रहा है या प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं मेडिसिन की बात करती हूँ तो वो तो आपकी बॉडी का हिस्सा तो नहीं है, वो सिर्फ आप सर्वाइवल के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आएगा। ओनली प्रोवाइड एवोल्यूशनरी हमारे पास एडवांटेज देता है। मैनी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर साइटोटॉक्सिक एंड हैव बीन सिलेक्टेड ऑप्टिमाइज थ्रू एवोल्यूशन फॉर द यूज़ एज अ केमिकल वेलफेयर अगेंस्ट प्रे प्रेडिएटर्स वगैरह वगैरह। ठीक है, मीन्स कि आपके पास जो होते हैं हमारे पास ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से ऑप्टिमाइज़ करते हैं ताकि ये हमारे पास से जो भी हम यूज़ के लिए कर रहे हैं हम अपनी वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज प्रे हो गया, प्रेडिएटर्स हो गए, तो इन पे सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ही यूज़ होंगे। आप अपने आप को किसी इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए कोई भी चीज़ करते हैं तो वो सेकेंडरी उसमें आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आगे हमारे पास प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आ गया है। अच्छा, यहाँ पे हाँ बिल्कुल, अब आपको नज़र आएगा। यहाँ पे देखें कि आपके पास जो है डेफिनेशन क्या चीज़ है, एक मिनट, हाँ, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स that have an intrinsic function that is essential to survival of an organism that produces them। बड़ी सिंपल सी बात है कि जो भी चीज़ आपकी बॉडी में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपकी बॉडी में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदर के फंक्शन के लिए है, दैट इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। अगर ये फंक्शन नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है ये आपके लिए मौत का बायस भी बन सकता है। लेट्स सपोज आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स काम नहीं करे तो आपके लिए ये क्या चीज़ होगी कि ये आपकी बॉडी का या आपकी लाइफ का एंड होगा। तो सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस देम, मींस के आपके पास प्राइमरी मेटाबोलाइट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं आपकी बॉडी में, वो आपकी बॉडी में फंक्शन कर रहे हैं। लेट्स सपोज डीएनए हो गया, लेट्स सपोज कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में हो गया, प्रोटीन हो गया, तो ऑब्वियसली आपके पास जो प्रोटीन है वो नहीं होगे तो आपके पास तो एंजाइम भी, हमारी बॉडी के जितने एंजाइम हैं, इतने ज़्यादा एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी में और ये सारे प्रोटीन से बने हुए हैं। लेट्स सपोज अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन ही नहीं है तो क्या आप सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास प्राइमरी मेटाबोलाइट है प्रोटीन। तो ऑब्वियसली मैं ये कह सकती हूँ ना कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स नहीं है तो आपकी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी। तो वो कहते हैं कि आपकी ये सर्वाइवल के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। इंट्रिंसिक का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ तो मेरे पास न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड में आरएनए, डीएनए आ गया है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट वगैरह आ गया। इतनी बात क्लियर है। अब अगर मैं एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा इसे देखती हूँ तो मेरे पास एक्सप्लेनेशन में जो चीज़ आएगी वो क्या चीज़ है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर कंपोज्ड ऑफ कोर बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल्स दैट मेक द कोर मैक्रोमॉलिक्यूल। आपने पॉलीमर का पढ़ा है कि हमारे पास मोनोमर जो है वो मिल के हमारे पास एक पॉलीमर बनाता है। तो हमारे पास प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का भी यही है कि इनके जो मोनोमर होते हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक भी कह सकते हैं और मोनोमर्स भी कह सकते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, वो मिल के हमारे पास एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे अगर मैं अमाइनो एसिड को मिलाऊं तो मेरे पास क्या चीज़ बनेगी? प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं फैटी एसिड को मिलाऊं
उसके मोनोमर्स को, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, लिपिड बन जाएगा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इसके लिए भी मोनोमर्स की ज़रूरत है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर कंपोनेंट ऑफ बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे दैट आर रिक्वायर फॉर लाइफ। ऑब्वियसली आपके पास बहुत ही बेसिक हमारे पास ये एक पाथवे है जो आपकी लाइफ को सस्टेन कर रहा है। They are associated with essential cellular functions such as nutrients, energy production and हमारे पास ये न्यूट्रिएंट रेगुलेशन होगा, एनर्जी प्रोडक्शन एंड ग्रोथ। ठीक है, तो आपके पास जो है ये बहुत ही मीन्स के ये फंक्शन बताए गए हैं कि आपको मेन हमारी बॉडी में जो फंक्शन हो रही है ये उनके काम आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि बाकी कौन सा है। दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन बॉडी फंक्शन, ऑब्वियसली डायरेक्टली इन्वॉल्व है। इट इंक्लूड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स required to make 4 major macromolecules within the body। हमारे पास यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई हैं 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स की हमारी बॉडी में, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स जिनके मोनोमर हमारे पास मोनोसेकेराइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं जिनके मोनोमर अमाइनो एसिड हैं, लिपिड्स दैट हैव अ मोनोमर ऑफ फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं RNA DNA में होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अच्छा, फिर आपकी नोट्स जो प्रोवाइड किए गए हैं उसमें हमारे पास ये चीज़ें थोड़ी बहुत मिक्स करके लिखी हुई थी, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, साथ में इनके अलग से जो है हमारे पास स्ट्रक्चर भी दिए हुए थे, लेकिन मैंने इनको अलग अलग करके लिखा है ताकि आपको क्लियर ही समझ आए। अब जो 4 एग्जाम्पल्स थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, द मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज़ न्यूक्लियोटाइड, बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने पीछे भी बताया। DNA RNA हमारे पास क्या फंक्शन करता है कि वो स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विच आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। हमारे पास ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट करता है और स्टोर भी करता है। हमारे पास न्यूक्लियो बेस जो है ये, इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर ये वाला है हमारे पास। फिर आते हैं प्रोटीन की तरफ। अगर प्रोटीन की तरफ आते हैं तो मैंने वही बात की है कि हमारे पास जो एंजाइम है हमारी बॉडी में जो काम कर रहे हैं वो सारे प्रोटीन से बने हुए हैं। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स दैट आर इन्वॉल्व इन एनर्जी प्रोडक्शन इंक्लूड न्यूमेरस एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन फूड मॉलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड कैप्चर एनर्जी रिलीज इन मॉलिक्यूल ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारे पास वो कहते हैं कि अगर मैं सिंपल में एग्जांपल लूँ, मेरे पास जितने भी एंजाइम हैं वो हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन का अगर फंक्शन कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि हमारे पास हमारे सलाइवा तक में एंजाइम होते हैं, हमारे पास वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और जैसे लिपिड जैसे पॉलीमर आ जाते हैं तो उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनसे एनर्जी रिलीज़ करते हैं और उसी एनर्जी को ATP की फॉर्म में स्टोर करते हैं हमारी बॉडी में। मीन्स के वो बता रहे हैं कि हमारे पास एंजाइम का क्या फंक्शन है और ये क्यों इतने ज़रूरी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एंजाइम्स और बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट दैट स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन, टिपिकली दे आर प्रोटीन विच आर कंपोज ऑफ अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स में आ गया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास अमाइनो एसिड क्या चीज़ है, ये वाली चीज़ है, आपको स्ट्रक्चर भी बना के दिखा दिया गया है। ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। लेट्स सपोज आपकी बॉडी में एंजाइम ही ना हो तो आपकी बॉडी वर्क करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि आपका एक रिएक्शन इतना स्लो होगा कि आपकी लाइफ ही नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो ये इतने ज़रूरी हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और इतने डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं हमारी बॉडी में। अगर मैं लिपिड की बात करती हूँ तो मेरे पास लिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन में यूज़ होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे बात किया न्यूक्लिक एसिड की, प्रोटीन की, मैंने दिया है अपना मीन्स के अपने जो है ह्यूमन बीइंग का हवाला दिया। ठीक है, लेकिन हमने ऊपर पढ़ा है कि नेचुरल प्रोडक्ट जो होते हैं वो आप प्लांट से भी ले सकते हैं और एनिमल से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग यही चीज़ें प्लांट में भी चेक करें तो भी उनकी डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगी। लेट्स सपोज मैंने अब लिपिड की बात की है तो मेरे पास सेल मेम्ब्रेन की बात आ गई। तो सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे होती है, प्लांट में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लांट की भी वो कर सकते हैं, मतलब कि आपने माइंड में ये नहीं सोचना कि अच्छा ये तो सारी ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, तो ये प्लांट और ह्यूमन बीइंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये N जो है नंबर वेरी करता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पे। ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करती हूँ तो मेरे पास कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन बॉडी फंक्शन है, विच इंक्लूड ऑल द सेल वॉल विच आर मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, हमारे पास काइटिन हो गया। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आल्सो इंक्लूड मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन सेलुलर सिग्नलिंग, हमारे पास कम्युनिकेशन में भी काम आता है और ट्रांसपोर्ट में भी काम आता है। इतनी बात क्लियर है। आप ये देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के जो मोनोसेक्राइड है वो उसका स्ट्रक्चर शुगर रेजिड्यू भी जिसे कहते हैं,
इसके अलावा अगर आप देखें तो आपके पास जो है ये कहाँ पे काम आते हैं, जैसे आपके पास ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की बात हो रही है, कार्बोहाइड्रेट्स की नहीं हो रही। ये मैंने ओवरऑल पॉइंट लिखे हैं। प्रेजेंट इन प्लांट होते हैं, ज़्यादातर ये कहाँ पे होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्लांट में होते हैं। यही मैंने आपको बात की है ना कि हमारा माइंड बन गया था कि हम वो ह्यूमन को ही ले रहे थे बार बार एग्जांपल में, अपने ही एग्जांपल ले रहे थे। नॉर्मली ये हमारे पास नॉन एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव नहीं है टू प्रोड्यूस। नेचुरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। नॉर्मली जो है अच्छा सही है। जनरली दे डू नॉट हैव एनी फार्माकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल वैल्यू। उनकी इतनी ज़्यादा जो है ना फार्माकोलॉजिकल मीन्स के इतना भी ज़्यादा ड्रग्स वगैरह में नहीं होते नेचुरल प्रोडक्ट यूज़, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये आपके पास प्राइमरी हो गए। अब देखते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। आपके पास ये देखिए, आपके पास आ गए हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड स्पेशलाइज्ड मेटाबोलाइट्स विच आर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस बाय एनी लाइफ फॉर्म। एग्जांपल आपके पास बैक्टीरिया भी हो सकता है, एनिमल, प्लांट विच आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। वो चीज़ जो आपकी बॉडी में डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, बस आपको सर्वाइवल के लिए ज़रूरत हो, आपकी लाइफ के लिए एसेंशियल हो, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसके बगैर जो है बिल्कुल गुजारा ना हो। मतलब वो आपके पास एक्सट्रिंसिव है, बाहर की चीज़ें जो होती हैं ना, वो आपकी बॉडी की इंस्ट्रिंसिक की बात नहीं हो रही। तो वो कहते हैं कि ये, हम कहते हैं कि ये स्पेशलाइज्ड भी हैं क्योंकि ये खुद प्राइमरी मेटाबोलाइट से बने होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके पास कोई भी बैक्टीरिया से आप हासिल कर सकते हैं, एनिमल से कर सकते हैं, प्लांट से कर सकते हैं, और आपके पास ये डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं होते आपकी ग्रोथ वगैरह में, ठीक है। एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ तो मेरे पास एल्कोलाइड्स हो गया है, फिनाइल प्रोपेनाइड्स हो गया है, पॉलीकीटाइड्स हो गया है, टर्पेनाइड्स हो गया है, ठीक है। अगर मैं एक्सप्लेनेशन में इसकी जाती हूँ तो मेरे पास वो कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन कंट्रास्ट टू प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर डिस्पेंसेबल एंड नॉट एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड फॉर। अच्छा, रिक्वायर्ड फॉर लाइफ भी आप कर सकते हैं, बॉडी फंक्शन वगैरह भी कर सकते हैं। वो कहते हैं कि ये वैसे प्राइमरी मेटाबोलाइट से इतने ज़्यादा एसेंशियल नहीं है जैसे वो ज़्यादा एसेंशियल है, ठीक है। अब इसके बाद जो है फर्दर मोर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स टिपिकल हैव अ नैरो स्पीशी डिस्ट्रीब्यूशन। इतनी ज़्यादा नहीं है इनकी, क्योंकि ये खुद प्राइमरी से बने होते हैं और ये इतने भी एसेंशियल नहीं है, तो इनकी इतनी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, नैरो स्पीशी डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन ह्यूमन और मेडिसिन, लेट सपोज मेडिसिन हो गए हैं, जैसे फ्लेवरिंग हो गए, पिगमेंट्स हो गए और रिक्रिएशनल ड्रग्स हो गई हैं, ठीक है। आप देखें कि हमारे पास ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स था वो हमारे पास फर्स्ट कॉइन बाय कोशल इन 1910 में दिया था। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने ऐड कर दी है। अगर आप एल्कोलाइट्स की तरफ आते हैं तो हमारे पास दीज आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। मैंने यही एग्जांपल लिए हैं, फिर इनको सबको एक्सप्लेन किया है। अगर आप एल्कोलाइट्स की तरफ आते हैं, मैंने बहुत ही सिंपल करके इनको लिखा है कि दीज आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। बात समझ आ गई, ये किसकी एग्जांपल है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की है। दे कंटेन नाइट्रोजन एज अ कंपोनेंट ऑफ देयर ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। इतना तो आपको पता है कि ये है सारे ऑर्गेनिक, हम पढ़ ही यही रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो 99% नेचुरल प्रोडक्ट इसी पे डिपेंड कर रहे हैं, ऑर्गेनिक पे। तो ये ऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर हैं, लेकिन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर ऐसे हैं कि जिनमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है, ठीक है। इट कैन सब डिवाइडेड इंटू मैनी सब क्लासेज ऑफ कंपाउंड। इसकी मज़ीद भी सब क्लासेज हैं, फ़िलहाल तो हम उनको नहीं पढ़ रहे, थोड़ा बहुत मैं आपको जो है इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगी। दे आर टिपिकली डिराइव फ्रॉम प्लांट सोर्सेज कंटेन वन और मोर नाइट्रोजन एटम। ये हमारे पास तकरीबन प्लांट से लिए जाते हैं, ठीक है, प्लांट से लिए जाते हैं। तो और इनमें जो है ना या तो एक या दो नाइट्रोजन होना लाजमी है, एटम, नाइट्रोजन के एटम, ठीक है। केमिकली दे आर वेरी हेट्रोजीनियस, और केमिकली हमारे पास जो है ये हेट्रोजीनियस है। यहाँ पे देखें कि मेरे पास दो क्लासेस हैं, मैंने एक ए टिपिकल और एक टिपिकल मीन्स के नॉन हेट्रोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक लिखा है। अगर देखती हूँ तो ये आपके पास जो है हॉर्डिनाइन है, एन मिथाइल टायरामाइन है, ठीक है, साथ में टेक्सोल है, और ये हमारे पास कोलचिनाइन है, ठीक है। ये क्यूनीन है, कैफीन है, निकोटीन है। अच्छा, ये वर्डिंग इतनी जो है ये नेम डिपेंड करते हैं कि आप कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। जैसे अब मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है कि इसे जो है बिल्कुल कैसे प्रोनाउंस करना है सही तरीके से, तो ये जो है आप देख सकते हैं, इसे नेट पे भी इसका जो है सर्च कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है आपके पास क्या चीज़ है आगे, फिनाइल प्रोपेनाइड्स है, आल्सो नोन एज सिनेमिक एसिड हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे दूसरी एग्जांपल आ गई है, पहले हमें एल्कलाइड्स लिखा है, फिर आपके पास फिनाइल प्रोपेनाइड्स आ गया है।
also known as cinnamic acid, derived from shikimic acid pathway via phenylalanine and tyrosine in some plants। ठीक है, अब वो कहते हैं कि सिनेमिक एसिड वन ऑफ द वोलेटाइल फ्लेवर मॉलिक्यूल्स इन सिनामोन इज़ फिनाइल प्रोपेनाइड्स। आपके पास जो है वो कहते हैं कि आपके पास फिनाइल प्रोपेनाइड्स जो होते हैं वो उसे सिनेमिक एसिड भी कहते हैं। उसके लिए आपके पास ये जो एसिड का पाथवे है ये यहाँ से डिराइव होता है। और डिराइव कैसे होता है कि आपके पास लेते हैं फिनाइल एलानिन को और टायरोसिन को, कुछ प्लांट्स में से लेते हैं और आपके पास फिनाइल प्रोपेनाइड्स बनाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि हमारे पास सिनेमिक एसिड जो होता है वो एक होता है वो वोलेटाइल फ्लेवर का मॉलिक्यूल होता है। अगर आप देखें तो वो क्या चीज़ है, मॉलिक्यूल इन सिनामोन होता है। ठीक है, इस फिनाइल प्रोपेनाइड है। बहुत ही सिंपल है, इसकी मैंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी क्योंकि ये बहुत ही लेंथी और लंबा और डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आगे देखते हैं पोलीकीटाइड्स का। पोलीकीटाइड फ्रॉम प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स आर लार्ज ग्रुप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नोन टू पोजेस रिमार्केबल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, वो पोलीकीटाइड्स आप यहाँ से ले सकते हैं, बैक्टीरिया, प्लांट, फंजाई, एनिमल। ठीक है, यहाँ से हमें ज़्यादातर क्या मिलते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिलते हैं। हम पढ़ भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रहे हैं, उसी की एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं। आगे देखें कि पोलीकीटाइड पोजेसेस सम एक्टिविटीज़ सच एज एंटी बैक्टीरियल। इसकी अच्छा यहाँ पे इसके फिर फ़ायदे क्या हैं पोलीकीटाइड के, कि ये इसकी एक्टिविटीज़ में एक इसके एंटी बैक्टीरियल है, ये एंटी फंगल है, एंटी कोलेस्ट्रोल है और इन्फ्लेमेटरी जो एक्टिविटी है वो इसी की वजह से हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। पोलीकीटाइड्स आर फैमिली ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट विच आर सिंथेसाइज्ड बाय पोलीकीटाइड सिंथेज एंजाइम। ठीक है, इसमें एक एंजाइम यूज़ होता है जिसे कहते हैं कि पोलीकीटाइड सिंथेज एंजाइम विद डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी होती हैं। पोलीकीटाइड्स आर असेंबल्ड फ्रॉम बिल्डिंग ब्लॉक। अच्छा यहाँ पे यही बात है कि पोलीकीटाइड बहुत सारे, ठीक है, तो आपके पास ये कैसे बनते हैं, इनके बिल्डिंग ब्लॉक बताए हुए हैं कि कैसे बनते हैं। एसीटेट और मेलोनेट्स को जो है ये इकट्ठा करके इनके हम बिल्डिंग ब्लॉक्स बना के उनकी चेन बनाते हैं जिसे पोलीकीटाइड करते हैं टू फॉर्म अ लार्ज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। फिर वो कहते हैं अल्फा टॉक्सिन B1 इज़ पोलीकीटाइड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस बाय फंजाई कॉल्ड। आपके पास एस्परगिलियस जीनस जो है, अब ये इनके साइंटिफिक नेम लिखे हुए हैं, तो मेरा तो ये सब्जेक्ट है नहीं कि मैं आपको एक एक साइंटिफिक नेम जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करके बताऊं, तो गलती हो जाएगी। ठीक है, दीज टाइप्स ऑफ मोल्ड्स कॉमनली ग्रो ऑन स्टोर्ड फूड क्रॉप्स सच एज कॉर्न, पीनट्स, कॉन्टेमिनेट दैम विद द अल्फा टॉक्सिन। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास तो कहते हैं कि फूड जो कंटेमिनेट होता है अल्फा टॉक्सिन के, वो हमारे पास लिंक्ड विद द केस ऑफ लिवर, मीन्स के यहाँ पे अगर ये वाली चीज़ अगर आ जाए अल्फा टॉक्सिन से ये कंटेमिनेट हो जाए, तो ये अगर आप फूड वहीं खाएंगे तो आपके लिवर के डिजीज़ काज होंगे। इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं टर्पिनॉइड्स पे। बड़ा ही सिंपल है। टर्पिनॉइड्स क्या कहते हैं कि टर्पिनॉइड्स के जो हमारे पास, हम टर्पिनॉइड्स का टर्पीन्स भी कह सकते हैं, मीन्स के जो हमारे मोनोमर है, आर यूनिक ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन बेस्ड नेचुरल प्रोडक्ट्स हुज स्ट्रक्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम आइसोपीरीन। ठीक है, आइसोपीरीन जो है उसमें हमारे पास 5 कार्बन होते हैं, मोनोमर है, इनको जब जोड़ेंगे तो हमारे पास टर्पिनॉइड्स बन जाएगा या टर्पीन्स बन जाएगा। टर्पीन्स आर इंपॉर्टेंट प्लांट मेटाबोलाइट्स दैट इंक्लूड सब्सटेंस लाइक फ्लोरल फ्रेगनेंस दैट सर्व एज अ प्लांट हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटर, इंसेक्ट अट्रैक्ट्स, टेंट, पाइन ऑयल एंड इंसेक्टिसाइड। अब वो बता रहे हैं कि हमारे पास जो है ये तो प्लांट का बहुत ही स्पेशल मेटाबोलाइट्स है, जिसमें ये क्या करता है कि उसमें फ्लोरल फ्रेगनेंस के तौर पर खुशबू जैसे आती है फूलों में से, उसके हार्मोन्स में, उसकी ग्रोथ में, उसके जो अट्रैक्ट करता है वो इंसेक्ट, उस सब चीज़ों में, इंसेक्टिसाइड में ये सारा काम आता है। ठीक है, इट डेरिवेटिव्स आर टर्पीन्स एंड डायटर्पीन्स। इसकी डेरिवेटिव अगर लिखें तो हम इसमें टर्पीन्स और डायटर्पीन्स है, और ये लार्जेस्ट सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो 60% ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट को डिफाइन करा है। यहाँ पे आपको इतनी बात क्लियर हो गई, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे। अब आगे जो पढ़ेंगे वो हमारे पास इसकी कुछ यूजेस वगैरह हैं, इम्पोर्टेंस हैं, तो वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाँ जी, ये देखें आपके पास यहाँ पे इसका
एग्जांपल्स दी हुई हैं कि हमारे पास कैसे होते हैं। कंपाउंड है, बिल्डिंग ब्लॉक एग्जांपल है। अल्कलाइड्स का अगर देखें तो इसका बिल्डिंग ब्लॉक में ऐसे हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसमें नाइट्रोजन है और ये हमारे पास एग्जांपल निकोटीन बना रहा है, ठीक है। फिनाइल प्रोपेनाइड्स में देखें तो फिनाइन एलानीन है जिसमें हमारे पास सिनेमिक एसिड बन रहा है, ठीक है। फिर पॉलीकीटाइड में देखें तो हमारे पास ये क्या चीज़ है, एसीटेट और मेलोनेट को हमने ऐड किया और हमारे पास एफ्राटॉक्सिन B1 बन गया है। फिर हमारे पास टर्पिनाइड्स है, आइसोपिरीन है और वो नेचुरल रबर बन गया, इसके मोनोमर्स को जोड़ा है, हमारे पास वो एग्जांपल बन गया। इतनी बात क्लियर है। अब हम यहाँ पे अगली वीडियो में देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो अब तक के लिए इतना काफ़ी है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको लगता है कि कहीं मिस्टेक है या कहीं ऊपर नीचे चीज़ होगी तो आप मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो भी आप बता सकते हैं। आई होप सो ये आपके लिए टॉपिक आसान हो गया होगा। चलें जी, अगली वीडियो में मिलते हैं। अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।